गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हम क्लास में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। आज तक हमने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों में देखा है। पहले में हमने बीएड कोर्स के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। सेकंड पार्ट में हमने छठी क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पिछली वीडियो में हमने RPWD एक्ट 1995 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और इसके बाद में हमने 2016 एक्ट जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं और ऐड की गई, ये हमने इसमें पढ़ा था। 1995 के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि इसमें 7 प्रकार डिसेबिलिटी के बताए गए थे, लेकिन RPWD एक्ट 2016 इसके अंदर डिसेबिलिटी जो थी वो 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार की डिसेबिलिटी कर दी गई। ये उस दिन हमने पढ़ा था कि इसकी फुल फॉर्म RPWD राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जो विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, विकलांगों को संरक्षण प्रदान करता है। आज हम पढ़ेंगे कि RPWD एक्ट 2016 जो है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो विकलांगता है 21 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 21 प्रकार की। आपसे कोई पूछता है, ये आपको पता है कि जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो वाई के समय हमको ये डिसेबिलिटी के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि RPWD एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, तो हमको बताना है 7 प्रकार की होती है। लेकिन यदि हमको पूछा जाए कि RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, तो 21 प्रकार की होती है, 21 प्रकार की होती है। इनको अपन को 21 प्रकार याद रखना, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना, तो ये बहुत आवश्यक होता है। तो हम एक एक के बारे में आपको बताएंगे, एक एक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 इसमें जो होती है वो होती है मानसिक विमंदता। मानसिक विमंदता ये पहली डिसेबिलिटी होती है। इसमें मानसिक विमंदता में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक बच्चा जो होता है जब वो जन्म लेता है तो उसकी जो उम्र है वो लगातार बढ़ती जाती है। उसकी उम्र आपको पता है समय के अनुसार बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे की उम्र के साथ साथ उसका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता है और वो अपनी उम्र के बच्चों के अनुसार, अपनी उम्र के व्यक्तियों के अनुसार उसकी जो बोलने की, समझने की या किसी भी अन्य कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती है। या फिर ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको हमारे घर में किसी को, हम देसी भाषा में बात करें तो किसी भी बच्चे को, किसी व्यक्ति को यदि मिर्गी आती है या दौरे पड़ते हैं तो वो मानसिक विमंदता, विकलांगता के अंदर वो आता है। और व्यक्ति को जो कुछ चीज की जो आवश्यकता होती है, जैसे बच्चे को किसी चीज को लेना है, कोई चीज खानी है, कोई कार्य करना है, कोई आवश्यकता है, तो आवश्यकताओं को भी वो बताने में, अभिव्यक्त करने में वो असमर्थ होता है। वो बच्चा आपका मानसिक रूप से विमंद बच्चा कहलाता है। दूसरी जो होती है वो होती है ऑटिज्म। ये आपकी दूसरी विकलांगता होती है। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है, कभी वो आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर उसका जो ध्यान होता है
व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो पूर्ण रूपेण से केंद्रित नहीं हो पाता है। और यदि किसी व्यक्ति का ध्यान पूर्ण रूपेण किसी भी जैसे व्यक्ति से बात करते समय उस व्यक्ति पर या किसी चीज को देखते समय उस वस्तु पर यदि उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो वह ऑटिज्म जो है विकलांगता कहलाती है। ये जो विकलांगता होती है इसके जो व्यक्ति होते हैं उनको अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब ये व्यक्ति जो है वो अन्य लोगों के साथ में अच्छे ढंग से घुल मिल नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि वो उनको सामने से ध्यान केंद्रित उनकी तरफ नहीं कर पाते। नंबर 3 होती है इसकी बहु निशक्तता। बहु निशक्तता, बहु का मतलब होता है अनेक और निशक्तता मतलब विकलांगता। बहु का मतलब हो गया क्या? अनेक, और निशक्तता का मतलब हो गया विकलांगता। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की एक से अधिक विकलांगताएं मौजूद हैं, जैसे हमने उसमें शुरुआत में पढ़ा था एक कि भाई जो डीएड की जो स्पेशलाइजेशन होते हैं उसमें एक आईडीडी होता है, एक एचआई होता है, एक डीआई होता है, एक एमडी होता है। एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मतलब यदि एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की डिसेबिलिटियों ने जन्म ले लिया है तो वो बहु निशक्तता के अंदर आता है। ऐसा व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर अनेक प्रकार की जो है वो डिसेबिलिटी पाई जाती है। इसमें कम से कम वो 2 डिसेबिलिटी से ग्रसित होना बहुत आवश्यक। यदि आपसे कोई पूछता है कि बहु निशक्तता किस बच्चे को, किस व्यक्ति को कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर आपको 2 डिसेबिलिटी से ग्रसित होना उसका बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपन का जो आता है नंबर 4 पर पोलियो। नंबर 4 पर आता है पोलियो। इसको अपन सेरेब्रल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका दूसरा नाम। इन दोनों में ये दोनों एक ही हैं। यदि आपको ये नाम याद नहीं रहता है सेरेब्रल पाल्सी तो आप पोलियो नाम को ध्यान रख सकते हैं, पोलियो को याद कर सकते हैं। और पोलियो के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको बचपन में या कभी भी वो पोलियो से ग्रसित रहा हो और पोलियो से ग्रसित होने के कारण उसके अंदर उसके पैरों में जकड़न हो गई है, उसके पैर जो है वो सूख गए हैं, उसके जो पैर हैं वो उसका बराबर से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यह है आपकी जो डिसेबिलिटी है ये पोलियो या सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एक होती है नंबर 5 पर, ये आप देखेंगे कि मानसिक विमंदता के साथ साथ एक और मानसिक रोगी होता है, मानसिक रोग। अब मानसिक विमंदता हमने यहाँ पर पढ़ी है और एक है मानसिक रोगी। मानसिक विमंदता होती है कि यदि बच्चे का जो विकास है, सामाजिक विकास, वो मानसिक जो विकास है वो यदि उसकी वास्तविक आयु के अनुसार मतलब एज के अकॉर्डिंग यदि नहीं हो रहा है तो वो मानसिक विमंदता है। लेकिन यदि मानसिक रोगी कौन है? मानसिक रोगी यदि कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के रोग से ग्रसित हो गया है और वो जो व्यवहार होता है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उस सामान्य व्यवहार से एक अलग व्यवहार यदि वो करता है जो अस्वाभाविक होता है। अस्वाभाविक का मतलब होता है कि वो लोगों के स्वभाव में नहीं होता है लेकिन फिर वो ऐसा व्यवहार करता है लोगों के स्वभाव में। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं उनके पास में कोई नहीं है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन वो खुद अपने आप से बात करते हुए आपको मिल जाते हैं, खुद वो अपने आप से बात करने लग जाते हैं। या उनको क्या है कोई व्यसन टाइप उनको लग जाता है, जैसे वो नशा वगैरह आदि करने लग जाते हैं, तो वो आपके एज ए मानसिक रोगी होते हैं। ये आपके मानसिक रोगी होते हैं। इसके बाद जो आपकी डिसेबिलिटी आती है वो आती है श्रवण बाधित। नंबर 6 जो है वो है
श्रवण बाधित। श्रवण बाधित में आप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि श्रवण का मतलब होता है सुनना और बाधित का मतलब होता है बाधा। यदि किसी भी व्यक्ति के सुनने में बाधा है, यदि हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में कठिनाई आती है या उसको अधिक आवाज में सुनाई देता है, तो वो व्यक्ति श्रवण बाधित डिसेबिलिटी के अंदर आता है। वो व्यक्ति कौन सी डिसेबिलिटी में आएगा? श्रवण बाधित डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसके बाद जो हमारी 7वीं है, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और आपको हम इसकी जो है एक सब डिसेबिलिटी जो है 21, इनकी हम एक आपको पीडीएफ भी इसके साथ में उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि आप इनको आसानी से आप पढ़ सकें। जो 7वीं है आपकी वो है मूक विकलांगता। मूक विकलांगता, मूक का मतलब होता है चुप रहना, मतलब जो बोल नहीं पाते। आपने देखा होगा कुछ स्कूलों में मूक बधिर विद्यालय लिखा रहता है। मूक बधिर का मतलब होता है वो बच्चे, वो जो स्कूल है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते। ये है ओनली मूक विकलांगता। मूक विकलांगता का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने में कठिनाई होती है या वो पूर्ण रूप से बोल नहीं पाता है, वो बिल्कुल ही गूंगा है, तो वो आपकी मूक विकलांगता के नाम से इसको जाना जाता है। 8वीं आपकी जो होती है वो होती है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित, आप नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना, और देखने के लिए हमें यूज होती है हमारी आंखें। यदि आपकी किसी व्यक्ति की, हमारे परिवार में किसी सदस्य की यदि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उसको दिखाई नहीं देता है या उसको बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दृष्टि बाधित विकलांगता के अंदर आता है। वो व्यक्ति दृष्टिहीन कहलाता है या उसको आप दृष्टि बाधित कह सकते हैं। एक इसी से संबंधित जो है 9 नंबर पे होती है अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि, अब दृष्टि बाधित में और अल्प दृष्टि में क्या अंतर है? दृष्टि बाधित होती है कि दृष्टि यहाँ पर बाधित है इसकी, लेकिन यहाँ पर अल्प दृष्टि मतलब इस व्यक्ति को, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखाई तो देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। इसको दिखाई देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। ये आपका अल्प दृष्टि में आएगा। ये आपका किसके अंदर आएगा? अल्प दृष्टि में आएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है कि ये 60 वर्ष से कम आयु पर लागू होती है। अब ये ऐसा क्यों 60 वर्ष से कम पर लागू क्यों होती है? क्योंकि जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है तो एक स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की जो दृष्टि है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब वो बुजुर्ग हो जाता है। और बुजुर्ग की आपको पता है कि वो श्रवण बाधिता हो चाहे वो दृष्टि अल्प दृष्टि हो, ये क्या है धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम है लेकिन उसको दिखाई बहुत कम देता है, तो वो अल्प दृष्टि विकलांगता के अंदर आता है। हमारी जो 10 नंबर की जो विकलांगता होती है वो होती है चलन निशक्तता। चलन निशक्तता, चलन का मतलब होता है चलने से संबंधित होती है। यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चलने में दिक्कत होती है या उसका कोई भी ऐसा अंग जैसे पैर है, वो पैर से या तो वो विकलांग है या वो पैर से पूर्ण रूप से चलने में बाधित है या उसको चलने में कठिनाई होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चलन निशक्तता विकलांगता से वो ग्रसित होता है। चलन निशक्तता उसको हम कहेंगे। इसके बाद जो आपकी आती है, इसमें आपको एक चीज और भी आ जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति है
माना कि वो बचपन से सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसका किसी कारण से कोई पैर कट जाता है या पैर में चोट लग जाती है, और यदि वो निशक्त हो गया है, मतलब वो पैर से चलने में सक्षम नहीं है, तो वो चलन निशक्तता की विकलांगता के अंदर आएगा। एक नंबर 11 होता है आपका कुष्ठ रोग। अब यदि कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, जैसे आपको मुक्त लिख दो इसमें, जैसे किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया और वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया, मतलब उसकी कुष्ठ रोग की जो बीमारी है वो दवाई के से या किसी भी कारण से या कोई भी इलाज के द्वारा वो कुष्ठ रोग जो है वो उसका समाप्त हो गया। लेकिन यदि कुष्ठ रोग जब उसके था तब उसके हाथ पैर में या किसी शरीर के कोई भी अंग में विकृति आ गई हो या शरीर का कोई भी अंग उसका खराब हो गया हो, तो उसको हम कुष्ठ रोग से मुक्त डिसेबिलिटी के अंदर देखते हैं। हमको खूब पता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब हो जाती है तो ऐसी बात नहीं कि बीमारी सही नहीं होती है, बीमारी हमारी सही हो जाती है, हम इलाज करवाते हैं या किसी भी दवाई के कारण हम सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन बीमारियों से हमारे शरीर के अंदर कुछ विकृतियां रह जाती हैं, कोई अंग हमारा डैमेज हो जाता है या हमारा अंग वो पूर्ण रूपेण वर्क नहीं कर पाता है। इसके कारण हम रोग किसी भी अंग में हमारे में विकृति होती है उसको हम कुष्ठ रोग से मुक्त जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर हम इसको रखते हैं। एक आपका नंबर 12 पर जो होता है वो होता है बौनापन। 12 पर होता है बौनापन। बौनापन आप नाम से ही समझ रहे हैं कि बौनापन जो होता है वो जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की लंबाई जो होती है वो एज के अनुसार, आयु के अनुसार यदि उसकी लंबाई जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है और लंबाई बढ़ने की जो समय सीमा है वो भी समाप्त हो गई है, मतलब व्यक्ति का आपको पता है कि पूरे जीवन भर लंबाई नहीं बढ़ती है, एक समय तक लंबाई बढ़ती है, एक समय तक उसके शरीर का विकास होता है। लेकिन यदि उसकी एज इतनी हो गई है कि उसका शारीरिक विकास अब नहीं होगा या रुक गया है और उस समय उसकी जो लंबाई है वो कम है। अब कम में भी इसने एक आपको डिसाइड किया हुआ है कि यदि उसकी लंबाई 4 फुट 10 इंच 4 फुट 10 इंच या फिर इसको सेंटीमीटर में देखें तो 147 सेंटीमीटर यदि किसी भी बच्चे की लंबाई है 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर लंबाई है या फिर इससे कम है तो वह व्यक्ति बौनापन नामक डिसेबिलिटी से ग्रसित है। मतलब वो डिसेबिलिटी के अंदर आता है। कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर आएगा? बौनापन डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। ये बनने यहाँ पर 3 3 6 ये देखिए, 6 हमने पहले देखी थी, 6 यहाँ पर देखी है। आप इसमें देख लो मूक विकलांगता जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता है, दृष्टि बाधित जिसमें व्यक्ति की दृष्टि जो है वो पूर्ण रूपेण बाधित होती है, अल्प दृष्टि जिनको बहुत कम दिखाई देता है लेकिन जिनकी उम्र 60 से कम है, चलन निशक्तता जिनको चलने में परेशानी है, जो चल नहीं पाते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त ऐसे व्यक्ति जिनको कुष्ठ रोग हो गया था लेकिन वो कुष्ठ रोग से मुक्त होने पर भी उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रकार की डिसेबिलिटी रह गई है तो वो कुष्ठ रोग से मुक्त। और बौनापन यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम है तो वो व्यक्ति बौनापन डिसेबिलिटी से ग्रसित माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की डिसेबिलिटी। आपकी एक हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप इन डिसेबिलिटी के बारे में जब भी आप अपने नोट्सों से या कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। एक होते हैं आपके 13वें नंबर पर होते हैं तेजाब पीड़ित। तेजाब पीड़ित यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बच्चा हमारे परिवार का या हमारे पड़ोस का या कोई भी व्यक्ति यदि
उसको, वो सामान्य पुरुष था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, तेजाब से उसके ऊपर हमला कर दिया, तो वह व्यक्ति तेजाब पीड़ित डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तेजाब के कारण चाहे उसका कोई अंग खराब हो गया है, उसके अंग में कोई विकृति आ गई है, जैसे हमारे मुंह पर यदि कोई तेजाब फेंक दे तो हमारी जैसे आंख चोटिल हो जाए, या हमारा कान चोटिल हो जाए, या कोई अन्य अंग हमारा चोटिल हो जाए, तो वो तेजाब पीड़ित डिसेबिलिटी के अंदर आता है। नंबर 14 होता है मांसपेशी दुर्विकास। मांसपेशी दुर्विकास, हमारे शरीर के अंदर आपको पता है कि मांसपेशियां जो है वो फैली होती है, जो शरीर को एक अंग से, शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है, यदि उसकी मांसपेशियां किसी कारण से कमजोर रह जाए या मांसपेशियों में कोई विकृति हो जाए, विकृति मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, उनका जो विकास है वो गलत तरीके से हो जाए, वो दूसरी जगह चली जाए, या विकास उसका कम रह जाए, तो ये मांसपेशी दुर्विकास के अंदर ये डिसेबिलिटी आती है। एक आपकी होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी की जगह आप विकलांगता लिख सकते हैं। ये होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग विकलांगता मतलब आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ये स्पेसिफिक मतलब होता है आपको विशेष, और लर्निंग का मतलब सीखने वाली, और विकलांगता मतलब विकलांगता डिसेबिलिटी। अब आपको कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माना कि वो सामान्य हैं, उनकी बुद्धि भी सामान्य कार्य करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग आदि चीजों को करने में उसको बहुत कठिनाई होती है, या आदि चीजों को वो कर ही नहीं पाता है, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे दूरी है, भार है, उनकी वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, उनको वो सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है। या परिवार में वो अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बातों को, वो सामान्य बातों को भी नहीं समझ पाते हैं, वो आसानी से समझने वाली बातों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपको अगली जो विकलांगता है वो है बौद्धिक निशक्तता। बौद्धिक निशक्तता ये बुद्धि से संबंधित जो होती है, बौद्धिक, आप हमने अभी तक मानसिक विमंदता पढ़ी है, एक मानसिक रोगी पढ़ी है, और ये है बौद्धिक निशक्तता। मानसिक विमंदता होती है जहां पर व्यक्ति का विकास, मानसिक जो विकास है वो उसकी उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। मानसिक रोगी जो होता है वो मस्तिष्क के किसी न प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित है, तो वो मानसिक रोगी के अंदर आता है। लेकिन यदि बौद्धिक निशक्तता की यदि हम बात करें, तो बौद्धिक निशक्तता का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो, जैसे कोई बच्चा है वो घर में जो काम है, जैसे उसको खाना खाना है, कपड़े पहनना है, नहाना है, या किसी व्यक्ति से कोई बात करनी है, तो वो सामान्य कार्यों को भी करने में यदि इसको कोई प्रॉब्लम है, कठिनाई है, तो वो व्यक्ति बौद्धिक निशक्तता के अंदर आता है। या जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको जो माँ है खाना खाना सिखाती है, कपड़े पहनना सिखाती है, तो वो इन चीजों को एक आयु के अनुसार भी नहीं कर पाता है, मतलब उसको वो चीजें सीख जानी चाहिए जिस आयु में, वो उनको नहीं सीख पाता है, उनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, उसको सीखने में, सारी चीजों को सीखने में बहुत समस्या है, तो वो व्यक्ति बौद्धिक निशक्तता के अंदर आता है।
और एक जो आपकी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये आपकी जो डिसेबिलिटी होती है स्क्लेरोसिस, ये व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानी इसके अंदर आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये आपने देखा होगा, हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी पर, मेरुदंड पर टिका हुआ है। हमारा जो शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं हमारे मेरुदंड के पास पहुंचती, मतलब रीढ़ की हड्डी के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा हमारे दिमाग में ये सारी चीजें, मस्तिष्क के पास ये सारी चीजें पहुंचती है। यदि हमारे मस्तिष्क में और हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारा मेरुदंड जो है और मस्तिष्क जो है, यदि इन दोनों में समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं, मतलब ये बराबर अपना कार्य नहीं संपन्न कर पा रहे हैं, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसमें अपन को एक ही लाइन समझनी है कि मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, इन दोनों का सामंजस्य सही नहीं होता है, इन दोनों में जो समन्वय है वो सही नहीं हो पाता है, वो आपके इसके अंदर आता है। एक होता है आपका पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, हाथ पांव जो होते हैं हमारे, उन हाथ पांव में जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या है, एक जकड़न टाइप आ जाती है, और जो हमारी जो तंत्रिका प्रणाली है, तंत्र की जो प्रणाली है उसको वो डैमेज करती है। तंत्र की प्रणाली में क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है पार्किंसंस रोग में। हमने यहाँ पर 3 और 3 6 डिसेबिलिटी हमने यहाँ पर और पढ़ी है। इन 6 डिसेबिलिटी के बारे में एक बार हम फिर पढ़ेंगे। देखियो हमने 6 फर्स्ट में पढ़ी, 6 फिर पढ़ी, 6 ये मतलब 18 डिसेबिलिटी अभी हमारी हो गई है। 3 डिसेबिलिटी अभी हमारी और है। इसमें देखिए तेजाब पीड़ित में मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति तेजाब से हमला कर दे, तेजाब डाल दे, और यदि का कोई भी अंग डैमेज हो जाए या किसी अंग में विकृति आ जाए तो वो तेजाब पीड़ित डिसेबिलिटी के अंदर आता है। मांसपेशी दुर्विकास, यदि किसी भी व्यक्ति की मांसपेशियों में जकड़न है, उनका विकास सही नहीं हुआ है, यदि उनके विकास में क्या है, कुछ ऐसी विकृति आ गई है कि जो चाहे वो ज्यादा अधिक विकास हो गया है या बहुत कम विकास हुआ है, या विकास उनका सही जगह पर नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी मांसपेशियां दुर्विकास में आती है। दुर्विकास मतलब बुरा विकास हुआ लेकिन गलत हुआ। ये आपकी आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे माना कि अपने आपको इसमें लर्निंग मतलब सीखने संबंधी एग्जाम्पल कुछ दिए थे, जैसे कोई बच्चा जो है उसको जोड़ बाकी गुना भाग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको नहीं समझ पाता है, या किसी व्यक्ति को दूरी की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भार को सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीजें आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एक होती है आपकी बौद्धिक निशक्तता। बौद्धिक निशक्तता जो है, इसमें क्या होता है, आपको यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी चीज को जल्दी नहीं सीख पाता है, किसी समस्या का वो समाधान नहीं कर पाता है, उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसको नहीं सॉल्व कर पाता है, तो ऐसी सारी चीजें आपकी बौद्धिक निशक्तता के अंदर आती है। एक है आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये जो होती है आपकी, इसके अंदर हमारा जो रीढ़ की हड्डी और जो मस्तिष्क है इसका सामंजस्य सही नहीं हो पाता है, इनका समन्वय सही नहीं हो पाता है, वो आपकी इस डिसेबिलिटी के अंदर आती है। और यदि आपकी कोई भी हमारे शरीर की मांसपेशी या तंत्र को यदि कोई रोग प्रभावित करता है तो वो आपका पार्किंसंस रोग के अंदर आता है। और एक इसके बाद जो आपकी होती है
हम 3 आपकी और हैं, 3 के बारे में और अपन पढ़ेंगे। ये आपको डिसेबिलिटी याद होना बहुत जरूरी है। नाम हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, एक हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया का आप यदि इसको दूसरे रूप में भी देखें तो अधिक रक्तस्राव भी इसको आप बोल सकते हैं। अधिक रक्तस्राव होता है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर जैसे किसी व्यक्ति को माना कि चोट लग गई, उसकी उंगली में, हाथ में, पैर में, शरीर के किसी भी अंग में यदि उसको चोट लग गई तो उसको अधिक रक्तस्राव होता है। मतलब उसका जो रक्त है, उसका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हम हीमोफीलिया या अधिक रक्तस्राव की डिसेबिलिटी से वो व्यक्ति ग्रसित होता है। मतलब उसका रक्तस्राव अधिक होता है कोई भी चोट लगने पर। एक आपकी होती है, वो होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नाम की जो डिसेबिलिटी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, हम जैसे आपने देखा होगा जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम एक सीबीसी नाम की जांच करवाते हैं, जिसमें ब्लड जो होता है उससे संबंधित पूरी जांच हमारी होती है। उसमें एक हीमोग्लोबिन की जांच भी होती है, जिसमें शरीर के अंदर ये बताया जाता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, एच की मात्रा कितनी है। तो हीमोग्लोबिन यदि किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में है, या आपको देसी भाषा में यदि अपन समझे तो यदि आपसे डॉक्टर ये कह देता है कि भाई आपके शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम है, ब्लड बहुत कम है, तो वो थैलेसीमिया नामक बीमारी से वो ग्रसित होता है और ये उसकी डिसेबिलिटी होती है। सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल डिजीज, ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। सिकल सेल डिजीज, ये सिकल सेल डिजीज जो होता है वो इससे मिलती जुलती होती है, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। ये दोनों आपकी लगभग सेम होती है। जैसे मानव की होती है दृष्टि बाधित, या उसको अंधता कह सकते हो, एक अल्प दृष्टि। माना कि थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा में कमी है, मतलब उसके शरीर में ब्लड कम है। लेकिन यदि किसी भी इसको आप डॉक्टर ने, किसी ने भी आपको ये कह दिया कि भाई आपकी तो शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब रक्त की अल्पता इसको आप बोल सकते हैं, रक्त की अल्पता, मतलब शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत कम है। और यदि शरीर में जब रक्त की मात्रा जो कम थी, उस रक्त की मात्रा कम होने के कारण, मतलब रक्त की अल्पता से शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, यदि आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत कम है और उस ब्लड की बहुत कम मात्रा के कारण आपके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, किसके कारण? रक्त की अल्पता के कारण, तो वो आपकी सिकल सेल डिजीज डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ये आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। ये है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार डिसेबिलिटी 21 प्रकार की होती है, 21 प्रकार की होती हैं, जो आज हमने पूरी समझी है। मुझे
आशा है कि आपको ये डिसेबिलिटी समझ में आई होगी। और ये डिसेबिलिटी समझने के बाद में आपको जो डीएड का कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो पहला पेपर है, उसमें आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, डिसेबिलिटी 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उनको। और आप लगातार हमारी जो वीडियो है वो देखते रहिए। हमें वीडियो बनाने में बहुत थोड़ा समय लग रहा है, कुछ सर्दी के कारण, कुछ तबीयत खराब होने के कारण, लेकिन जैसे जैसे हम समय मिलता है हम तुरंत आपके लिए एक नई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद भी हम आपको अगला जो टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं और पार्ट 5 के रूप में जो हम लेकर आएंगे वो आएंगे कि हमारी डिसेबिलिटी जो है, हमारी शरीर में जब डिसेबिलिटी आती है तो डिसेबिलिटी किस कारण से आती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इनको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं और डिसेबिलिटी आने के बाद हमारे शरीर पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक इसको शेयर करिए। और आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, व्यूज खूब आते हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको कुछ इसमें परिवर्तन चाहिए, आप और कोई नई चीज हमसे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।